Following information are available in respect of XYZ Limited, which is expected to grow at a higher rate for 4 years, after which growth rate will stabilize at a lower level. ये XYZ लिमिटेड का कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे दिया हुआ है। ये कह रहा है कि 4 साल तक के लिए जो ग्रोथ रेट है वो हाई रहेगी, उसके बाद ग्रोथ रेट लोअर लेवल पे शिफ्ट हो जाएगी। अब इधर देखो क्या बता रखा है, इस इन्फॉर्मेशन में बता रखा है कि रेवेन्यू अभी जो वर्ष जो बीता है उसके अंदर 2000 करोड़ की थी, EBIT 300 करोड़ की, कैपिटल एक्सपेंडिचर 280 करोड़ का और डेप्रिसिएशन 200 करोड़ का। इन्फॉर्मेशन फॉर हाई ग्रोथ एंड स्टेबल ग्रोथ पीरियड आ रहा है इस फॉलोज। तो 2 पीरियड इन्होंने बांट रखा है, 2 पीरियड में 4 साल के लिए हाई ग्रोथ है, उसके बाद 4 साल के बाद यानी 5वें साल से फिर स्टेबल ग्रोथ पीरियड आ जाता है। तो इस हाई ग्रोथ पीरियड में जो रिवेन्यू और जो EBIT है उसमें ग्रोथ कितना बता रहा है 20%, और स्टेबल ग्रोथ पीरियड का में जो ग्रोथ है वो रिवेन्यू और EBIT का वो 10% है। अब देखो जब हम बात करते हैं रिवेन्यू और EBIT के, तो मतलब कि रिवेन्यू के जो कंपोनेंट्स है और जो EBIT के जो कंपोनेंट्स है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, या डेप्रिसिएशन के बाद ही तो डेप्रिसिएशन आप लेस करोगे उसके बाद ही तो EBIT आएगा ना। तो EBIT से पहले जितने भी कंपोनेंट्स है EBIT तक पहुंचने के, वो सब किस रेट से ग्रो कर रहे हैं, 20% के रेट से ग्रो कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि मेरा EBIT 20% से ग्रो कर रहा है, तो मतलब EBIT तक पहुंचने के जितने भी चीज़ें होंगी, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब 20% से ग्रो कर रहे होंगे, ठीक, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो ग्रोथ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन बता रहा है 20% का। देखो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा रीड बिटवीन द लाइंस करनी पड़ेगी कि यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि इस बार अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर 100 का, तो अगली बार जो एक्सपेंडिचर होगा वो 20% से बढ़ जाएगा। ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि 120% से बढ़ जाएगा। मतलब 20% मतलब कि अगर इस बार हमने 100 रुपये का खर्चा किया तो अगली बार हम कितना खर्चा करेंगे, अगली बार हम खर्चा करेंगे करीब इसका 120% निकालो, 120 यानी 220 रुपये का खर्चा करेंगे। अगली बार हम कितना खर्चा करेंगे, 220 रुपये का खर्चा। यानी ये 20% कहने का मतलब इसका नहीं है, इसका 20% कहने का मतलब है कि 120%, क्या 120% ज़्यादा खर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, हाईलाइट कर लेना कि इधर 20% का मतलब है 120% ज़्यादा, ठीक है। सिर्फ 20% ज़्यादा नहीं, 120% ज़्यादा है इधर का मतलब। जो आंसर दे रखा है, जो आंसर दे रखा है आंसर में, तो इसी तरीके से दे रखा है, इसको 120% बोल रखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो ग्रोथ होगी वो 120% की होगी, ठीक है, 20% नहीं 120%। और जो स्टेबल ग्रोथ पीरियड है उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो डेप्रिसिएशन है ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, ऑफसेट कर देंगे। यानी इनका जो इफेक्ट होगा वो जो फ्री कैश फ्लो होगा उसके ऊपर नील होगा, कुछ असर नहीं होगा। तो इनको अगर आप स्टेबल ग्रोथ पीरियड में कंसीडर नहीं भी करोगे इन दोनों अमाउंट को, तो उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। रिस्क फ्री रेट दे रखा है, बीटा दे रखा है, मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होता है, RM - RF। बीटा आपको दे रखा, बीटा भी दे रखा है, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट यानी KD दे रखा है, ठीक है। और डेट इक्विटी रेशियो यानी जो प्रपोर्शन होता है, जो वेट होता है डेट इक्विटी का, वो भी दे रखा है। फॉर ऑल टाइम वर्किंग कैपिटल इज 25% ऑफ रिवेन्यू। तो जो वर्किंग कैपिटल है वो वो रिवेन्यू का हमेशा 25% रहेगा। कितना रहेगा, रिवेन्यू का हमेशा 25%, और रिवेन्यू 20% से बढ़ रही है, यानी वर्किंग कैपिटल भी किस रेट से बढ़ेगा, 20% से बढ़ेगा वर्किंग कैपिटल। कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना है, 30% का है। अब हमें वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला हमने यूज़ किया है फ्री कैश फ्लो फ्रॉम द फर्म। देखो मोस्टली जितने भी हमने फॉर्मूले यूज़ किए ना वो एक ही फॉर्मूला है, हमेशा हमने फ्री कैश फ्लो ऑफ द फर्म यूज़ किया। बस एक ही जगह ऐसा है जहाँ पे हमने फ्री कैश फ्लो ऑफ इक्विटी हमने यूज़ किया, ठीक है। बाकी हमने FCFF हर जगह यूज़ किया है। तो जब भी आपसे कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में बोला जाए तो आपने FCFF यूज़ करना है। तो देखो रिवेन्यू कितना, रिवेन्यू गत वर्ष 2000 का था, EBIT 300 का था, डेप्रिसिएशन ये पिछले साल की इन्फॉर्मेशन है, डेप्रिसिएशन 200 का था, कैपिटल एक्सपेंडिचर 280 का था, और वर्किंग कैपिटल 500 का था, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल आया कैसे, वर्किंग कैपिटल की इन्फॉर्मेशन थोड़ी दे रखी है, बट यहाँ पे देखा है रिवेन्यू को 25%, यानी वर्किंग कैपिटल इसका 25% था, यानी 2000 का 25% कितना हुआ, 500। तो अब इसको रिवेन्यू को किससे बढ़ाओगे, 20% से रिवेन्यू को बढ़ा दो, और ईयर 4 के बाद रिवेन्यू 10% से बढ़ेगा, ठीक है। तो और EBIT भी 10% से बढ़ेगा, और बाकी शुरू के 4 साल में EBIT 20% से बढ़ेगा, और बाद में 4 साल के बाद 5वें साल 10% से बढ़ेगा। फिर EAT आ गया, फिर आ गया डेप्रिसिएशन। इसमें क्या करते हैं हम, डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं ना, तो डेप्रिसिएशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर 120% से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको आप 120% से बढ़ाओ, 120% से बढ़ाओ।
और उसके बाद डेप्रिसिएशन कितने परसेंट से बढ़ेगा, उसके बाद डेप्रिसिएशन वही आपका जो नॉर्मल कितना है, देखो डेप्रिसिएशन लिखा हुआ ना स्टेबल ग्रोथ पीरियड में जो रिवेन्यू और ईबीआईटी है वो 10% से बढ़ेगा। तो ईबीआईटी का एक कंपोनेंट डेप्रिसिएशन भी तो होता है ना, तो मतलब जो डेप्रिसिएशन वो भी 10% से ग्रो करेगा। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी 10% से ग्रो करेगा, बाकी यहाँ पे 120% से ग्रो करेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे पहले 280 का था, अब उसके बाद 120% से ग्रो करते जा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 120% से ग्रो करते जा रहा है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है बल्कि 120% का जो ग्रोथ है, नहीं ग्रोथ है यानी चेंज इन वर्किंग कैपिटल है ये, सॉरी चेंज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये, ठीक है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल देख रहे हो आप, वर्किंग कैपिटल 25% है और ये रिवेन्यू 20% से ग्रो कर रहा है, यानी वर्किंग कैपिटल चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना होगा हमारा 20% होगा। तो ये चेंज इन वर्किंग कैपिटल 20% है। अब टर्मिनल ईयर या 5th ईयर में आते हैं। 5th ईयर में क्या है कि डेप्रिसिएशन कितनी आपको पता चल गई, डेप्रिसिएशन तो 10% से बढ़ेगी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने % से बढ़ेगा। यहाँ पे क्या रखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन आपस में एक दूसरे को ऑफसेट करेंगे, यानी जो वैल्यू 5th ईयर में डेप्रिसिएशन की होगी वही वैल्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी होगी। तो इधर 456.19 होगी डेप्रिसिएशन की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी 456.19 होगी। और जो वर्किंग कैपिटल है वो किस रेट से बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल को कोई रेट थोड़ी है यहाँ पे 5th ईयर में। 5th ईयर में तो वही 25% रहेगा, कह रहा है ना, कह रहा है कि हमेशा 25% रहेगा रिवेन्यू का। तो यहाँ तो 20% से बढ़ेगा, यहाँ पे 10% से बढ़ेगा, एक ही बात है, क्योंकि ये रिवेन्यू यहाँ से 10% से बढ़ रहा है तो ये भी 10% से बढ़ेगा। अगर आप इसको 10% से कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो यहाँ का सीधा 25% कर दो तो आपका वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फ्री कैश फ्लो निकल गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फ्री कैश फ्लो निकल गया, अब फ्री ये जो भी चारों ईयर के जो कैश फ्लो निकले हैं उन सबको लिख लो, उन सबको पीवी कर दो। बट पीवी फैक्टर क्या होगा, पीवी का रेट क्या होगा ये नहीं पता ना। तो इन 4th ईयर का, यार ये 4th ईयर है कौन से, हाई ग्रोथ वाले पीरियड है, इसका इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि हम फॉर्मूला कौन से यूज़ कर रहे हैं, हम मेथड यूज़ कर रहे हैं FCFF वाला। तो FCFF का मतलब होता है पूरे फर्म का हम कैश फ्लो यूज़ कर रहे हैं, तो पूरे फर्म का कैश फ्लो यूज़ कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी थोड़ी यूज़ करेंगे हम, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज़ करेंगे ना। तो देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा, वेट ऑफ इक्विटी और वेट ऑफ डेट, वेट ऑफ इक्विटी वेट ऑफ डेट तो देखा है हाई ग्रोथ का 1:1, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट हमें नहीं पता है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला ही होता है CAP मेथड से। तो रिस्क फ्री क्या दे रखा है रेट 10% का, बीटा हमें दे रखा है 1.15 का, और मार्केट प्रीमियम 6% का दे रखा है। तो सॉल्व करोगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आएगा 16.9% का। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ डेट जो प्री टैक्स दे रखा है 13% का, पोस्ट टैक्स करोगे तो आपका 9.1% आ जाएगा। अब ये दोनों आगे, इन दोनों को इनके वेट्स असाइन करके इंटू कर दो तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13% का आ जाएगा। तो 13% से आपने क्या करना है, डिस्काउंट कर देना है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। अब जो टर्मिनल वैल्यू है वो भी तो हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा, तो पहले टर्मिनल वैल्यू निकालना भी तो पड़ेगा। तो 5th ईयर का ये है, टर्मिनल ईयर है, इसमें टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे। तो टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस तरीके से टर्मिनल वैल्यू हमारी निकलती है। तो ये कौन सा पीरियड में, टर्मिनल वैल्यू कौन से पीरियड में आ जाता है, स्टेबल ग्रोथ वाले पीरियड में आ जाता है। तो स्टेबल ग्रोथ वाले पीरियड में ग्रोथ कितनी होगी 10% से होगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज़ करेंगे हम, क्योंकि मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फर्म वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, इक्विटी वाला मेथड थोड़ी यूज़ कर रहे हैं, फ्री कैश फ्लो फ्रॉम फर्म यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी। तो वही उसी तरीके से हम लोग इस पीरियड में जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो उधर वहाँ से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट कर देंगे, फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी 12% की। तो 12% आ गई हमारी, तो 12% माइनस 10% कर दिया तो टर्मिनल वैल्यू कितनी आएगी 187.66 करोड़। सर पॉइंट नहीं है, 187.66 करोड़ है। तो ये किस ईयर एंड की टर्मिनल वैल्यू है, ये ईयर 4th की एंड की टर्मिनल वैल्यू है, ठीक है। तो ईयर 4th के एंड की टर्मिनल वैल्यू है, ईयर 4th के एंड की पीवी हमने डाल दी तो हमारा आ गया पूरा पीवी का हमने कर दिया। तो वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी आ गई 11720.94, वैल्यू ऑफ द फर्म हमारी आ गई है। सो सिंपल, सॉल्व हो गया। बट आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ये 20% नहीं है, ये 120% इंक्रीज़ है। क्या है ये 120% इंक्रीज़ है ये, इस बात का आपने खासा ध्यान रखना है।
और जब ये बोलता है कि ईबीआईटी और रिवेन्यू में 20% का ग्रोथ है, तो इसका मतलब ग्रोथ का मतलब क्या होता है? अगर रिवेन्यू में ग्रोथ मतलब तो रिवेन्यू को जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सब में इतना ग्रोथ हो रहा है, तभी तो टोटल ओवरऑल रिवेन्यू में इतना ग्रोथ होगा ना। तो अगर ईबीआईटी में 20% का ग्रोथ हो रहा है, तो ईबीआईटी कंप्यूट करने के लिए जो भी आइटम्स होंगे उन सब में ग्रोथ रहता है, उन सब में एक आइटम डेप्रिसिएशन भी होते हैं, यानी डेप्रिसिएशन में भी ग्रोथ हो रहा है 20% का। इस बात का भी अपनी इन दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो कि डेप्रिसिएशन में भी 20% का ग्रोथ हो रहा है, और ये 120% इंक्रीज बता रहा है कैपेक्स और डेप्रिसिएशन में।